हेलो एमएससी स्टूडेंट्स। आज रियल एनालिसिस की क्लास में हम देखने जा रहे हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। यदि हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात करें तो यदि हमने इससे पहले सीक्वेंस को देखा हुआ है कि सीक्वेंस क्या होता है, सेट क्या होता है, ये हमें बीएससी में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, यदि हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात करें तो हमारी डेफिनेशन क्या दी गई है पॉइंट वाइज के लिए। लेट एफ एन एक्स बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। क्या है? लेट एफ एन एक्स बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस की सीक्वेंस है डिफाइंड ऑन अ मेट्रिक स्पेस। मेट्रिक स्पेस क्या है? एक्स डी। देन टू ईच जीटा, ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है जो कि एक्स में हो, यानी कि एक्स का कोई भी वेरिएबल हम ले रहे हैं तो उसके करस्पॉन्ड में हमारे पास में सीक्वेंस देयर करस्पॉन्ड्स देन it corresponds a sequence of numbers. Sequence of numbers क्या है? fn zeta with terms f1 zeta, f2 zeta, f3 zeta. ठीक है, we assume that fn zeta converges, किस में converge कर रहा है? to every zeta belongs to x and thus limit n tends to infinity fn x equals to fx for each x belongs to x. यहाँ पे यदि हम देखें कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है क्या, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए हमें ये समझना है कि हम x का कोई एलिमेंट लिए हैं। क्या लिए हैं? हम x का कोई एलिमेंट लिए हैं। बिल्कुल ठीक है, x का कोई एलिमेंट लिए हैं और हम बोल रहे हैं कि एफ एन एक्स एक क्या है? ये फंक्शंस के सीक्वेंस है। फंक्शन के सीक्वेंस मतलब हम बोल रहे हैं f1 f2 अप टू fn। ठीक है, ये हमारे पास में सेट हुआ। इसको कैसे लिखेंगे हम? सीक्वेंस के फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या है? सीक्वेंस है। किसका? फंक्शंस का सीक्वेंस है। बिल्कुल बात सही है। और ये सीक्वेंस कहाँ है? ये मैट्रिक स्पेस में है। मैट्रिक स्पेस क्या है हमारा? एक्स डी हमारा मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं इसके करस्पॉन्ड में एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जो कि सीक्वेंस किसकी होगी? नंबर्स की वो सीक्वेंस है। किसकी सीक्वेंस है? नंबर्स की सीक्वेंस है। अब ये नंबर्स क्या है? जैसे हमने देखा कि x कैपिटल X में कोई वेरिएबल x है, वैसे ही हम मान करके चल रहे हैं कि जीटा में भी कोई हमारे पास में वेरिएबल है। क्या? x है। सॉरी, x में कोई वेरिएबल हमारे पास में जीटा है। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं ये क्या है? कोई भी टर्म हो सकती है, कुछ भी वेरिएबल ये हो सकता है। ये भी एक सीक्वेंस है। ये हम माने कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। किसमें कन्वर्ज कर रही है? ये जीटा बिलोंग्स टू एक्स में ये पॉइंट कन्वर्ज करेगी। तो हम बोल रहे हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स किसके बराबर है? एफ एक्स के बराबर है। अभी भी ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं हुआ है, ऐसा समझो। क्या समझोगे? कि हम मान करके चल रहे हैं, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है। दोनों टर्म अलग है। ये x बिलोंग्स टू x है, ये x बिलोंग्स टू x है और इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये जीटा बिलोंग्स टू x है। जीटा बिलोंग्स टू x है। 2 ये किस तरीके का हुआ है? 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है। हमने एक फंक्शन वहां पे अप्लाई किया है। फंक्शन अप्लाई करने के बाद में हमारे पास में ये रिजल्ट निकल करके आया है कि इनके टर्म्स, इनके स्क्वायर के लिए कोई ना कोई एलिमेंट है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है, यानी कि हमने इधर के एलिमेंट का स्क्वायर किया तो इधर पे कुछ ना कुछ है। तो उसी तरीके से बोला गया है कि जब हम लिमिट लेंगे, लिमिट आप मान करके चलो 1 लिए हो, जैसे ही आप लिमिट 1 लोगे तो यहाँ पे एफ एन एक्स है तो आंसर में आएगा f1x। अभी लिमिट यदि आपकी 2 हो जाएगी तो fn x निकल करके आएगा f2x।
उसी तरीके से ये प्रोसेस फॉलो होगी तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स हो जाएगा। लिमिट लगी कि तो x कहाँ का है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x, यानी कि fx को क्या बोला गया, fx एक लिमिट फंक्शन है, यानी कि 4 क्या है, 4 2 का स्क्वायर है, यानी कि इसके लिए हमारे पास में कुछ ना कुछ नंबर एग्जिस्ट किया है, यानी कि हमारे पास में कोई ना कोई नंबर मिला है, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये पॉइंट कन्वर्जेंस है। क्या है, पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन बोलते हैं या फिर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस बोलते हैं, यानी कि किसी इसके इधर के एलिमेंट के लिए कुछ ना कुछ इधर पॉइंट मिला है, यानी कि वो वहां पे कन्वर्ज किया है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या आप लोगों को समझ में आया? नहीं आया तो एक बार और समझिए इसको कहीं पे, जिससे डाउट ना रहे आप लोगों को। यानी कि हमारे पास, जैसे कि हम नॉर्मली यदि हम देखें तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि किसी ना किसी एलिमेंट कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, हम जब लिमिट लगा दी, लिमिट फंक्शन देखो ये क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स जैसे ही किए तो वैल्यू क्या आई, एफ एक्स आई है, वैल्यू हमारे पास में आ गई है। तो ये एफ एक्स को क्या बोलेंगे, ये एफ एक्स को हम लिमिट फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिमिट फंक्शन बोलेंगे। इसको जब हम लिमिट फंक्शन बोलेंगे तो रिजल्ट क्या आया है यहाँ पे, यानी कि कोई ना कोई हमारे पास में पॉइंट आया है। ये हो गया हमारा लिमिट फंक्शन, जिसको हम पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट वाइज, यानी कि पॉइंट मिला ना, 2 के लिए कोई पॉइंट 4 मिला, फिर 4 के लिए कोई पॉइंट 16 मिला, एग्जाम्पल से हमने समझा, तो और बोलेंगे पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन। ठीक है, समझ में आए? और उसके बाद में ये सीक्वेंस को बोलेंगे, एफ एक्स को लिमिट फंक्शन, पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन, ये जो पूरी सीक्वेंस है इसको बोलेंगे कि ये क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। किसमें कन्वर्जेंट है, ये एफ एक्स में कन्वर्जेंट है, यानी कि जैसे हमने लिमिट लगाया तो उसमें एक कोई टर्म निकल करके आया, जब ये टर्म निकल करके आया इसका मतलब ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हुई है। जब ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हुआ है तो हमारे पास में ये डेफिनेशन जो हमने पढ़ा है ये यहाँ पे हो जाता है सेटिस्फाइड। ठीक है, जैसे ये सेटिस्फाइड हुआ तो पढ़ो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में पॉइंट वाइज हमने मान करके चला कि एफ एन एक्स कोई सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है, फंक्शन का सीक्वेंस है, जो कि कहाँ डिफाइन हो रहा है, मैट्रिक स्पेस में डिफाइन हो रहा है। तब हमारे पास में किसी भी टर्म जीटा के लिए, अब ये जीटा कहाँ है, कोई एक्स का कोई भी एलिमेंट है, एक्स का कोई भी वेरिएबल है ये जीटा। जब ये जीटा एक्स का कोई वेरिएबल है तो इसके करस्पॉन्ड में, जैसे कि f2x, f1x ऐसे हम लिख रहे हैं, fnx, तो एक साथ करके क्या लिख देते हैं हम लोग, fnx लिख देते हैं। तो बस वही चीज लिखा है, तो ये निकल करके क्या आया है हमारे पास में, तो ये टर्म निकल करके आया है हमारे पास में एफ एन जीटा, विथ टर्म्स भी बता दिया है, विथ टर्म f1 जीटा, f2 जीटा, जो अभी मैंने बोला बस वही है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो एफ एन जीटा है वो कन्वर्ज कर रहा है, जितने भी जीटा है वो कन्वर्ज, यानी कि समझो अभी इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, इधर के टर्म के लिए कुछ ना कुछ इधर मिला है, तो हम बोल रहे हैं कि एफ एन जीटा के लिए भी कोई ना कोई टर्म है हमारे पास में, तो हम बोले ये कन्वर्ज कर रहा है, बिल्कुल ये कन्वर्ज तो किया। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये जो फंक्शन है एफ एक्स, जब ये कंडीशन देखो एंटर्स लिमिट, देखो जो मैंने समझाया बस वही लिखा है। ठीक है, thus limit n tends to infinity f n x equals to fx for each x belongs to x. The function fx so defined is referred to as the limit function or point wise limit function of the sequence f n x.
on xd and the sequence fnx is called pointwise convergent to fx on xd। यानी कि फिर से समझो, ये कुछ ना कुछ मिला तो हम बोल रहे हैं कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। ये कहाँ कन्वर्ज किया? fx में किया। ठीक, इक्विवेलेंटली वी से दैट द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्ट्स पॉइंटवाइज टू अ फंक्शन fx। बिल्कुल ठीक। इफ हम कब बोलेंगे कि ये, देखो ये डेफिनेशन को याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, जैसे इससे पहले यदि हम बात करें तो हमने कॉसी देखा, हमने यूनिफॉर्म देखा, तो क्या बोला गया? इक्विवेलेंटली वी से दैट अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन converge pointwise to a function fx if to each epsilon greater than 0 and to each x belongs to s there corresponds an integer m, there correspond an integer m कैसा? which depends on x and epsilon, which depends on x and epsilon, यानी कि m की वैल्यू x के टर्म में और एप्सिलॉन के टर्म में हो सकती, जैसे f1, f2, f3, f4 इस टर्म में, समझे? तो m क्या है? m x एप्सिलॉन। x एप्सिलॉन का मतलब समझते हो क्या होता है? x और एप्सिलॉन का मतलब यहाँ पे होता है कि वो वैल्यू, m की वैल्यू x और एप्सिलॉन दोनों पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये होता है, क्या होता है कि m की वैल्यू x और एप्सिलॉन दोनों पे डिपेंड करेगी। ठीक, समझ में आया? जैसे कि हम बोलते हैं ना क्या, जैसे कि c इक्वल्स टू a प्लस बी, यानी कि मान लो केवल मैं a बस ले लूंगी, b नहीं लूंगी, तो क्या वो फुलफिल हो जाएगा? नहीं, क्योंकि मैंने बोला कि c किसके बराबर है? a प्लस b के बराबर है। तो यानी कि c की वैल्यू a और b दोनों पे डिपेंड करती है। तो बस वही है कि m की वैल्यू x और एप्सिलॉन दोनों पे डिपेंड करती है। यानी कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m सच दैट, जब मैट्रिक्स स्पेस है तो क्या हो जाएगा? सच दैट fnx fx इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ठीक है, और या फिर हम इसको नॉर्मल टर्म में, मॉड के टर्म में देखें तो क्या हो जाएगा? अंडर मॉड fnx माइनस fx लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। m एग्जिस्ट किया, n है हमारे पास में। फिर से समझो क्या है? फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और टू फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m which depends on x and epsilon, which depends on x and epsilon such that dfnx fx is less than epsilon, और या फिर इसको इस टर्म में भी लिखा जाता है। क्या आपको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस समझ में आया? कहीं पे भी कोई भी डाउट रिपीट करके जरूर देखिएगा ये सेशन को, और फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछेगा कि ये बातें क्लियर नहीं है। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होता है उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चर्चा से पहले थोड़ा मैं पानी पी लूं, फिर आगे हम क्लास को कंटिन्यू करें। नाउ वी शैल कंटिन्यू। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करें तो अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, यानी कि कैसा सीक्वेंस है? फंक्शंस का सीक्वेंस है। ये इसको बोलेंगे कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। कहाँ? मैट्रिक स्पेस में कन्वर्ज करेगा। कहाँ पे? ये सीक्वेंस, ये फंक्शंस का सीक्वेंस है, तो किसी पॉइंट पे फंक्शन पे सीक्वेंस कर, ये क्या कर रहा है? ये कन्वर्ज कर रहा है। तो जैसे कन्वर्ज किया तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m which only depends on epsilon। are you getting my point? डिफरेंस को समझना, वहां एप्सिलॉन और x दोनों था, यहाँ पे m है जो कि केवल एप्सिलॉन पे डिपेंड किया, यानी कि c इक्वल्स टू a। बस वहां पे c इक्वल्स टू a प्लस b था, यहाँ c इक्वल्स टू a। समझ में आया? मतलब मैंने ये एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको समझाया है।
such that for all x belongs to x, d fn x comma fx is less than epsilon for all n greater than equals to m। कहीं पे कोई चेंजेस नहीं, बस चेंज क्या है, m किस पे डिपेंड है, केवल एप्सिलॉन पे डिपेंड है, m यहाँ पे x पे डिपेंड नहीं है, m यहाँ पे x पे डिपेंड नहीं है, बस ये अंतर है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को क्या है कैसा है, यहाँ पे हमने कैसे बनाया है। ठीक, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या है और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या है, यानी कि यदि कोई पॉइंट हम बोल रहे हैं कि एफ एन एक्स ये सीक्वेंस क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, या फिर हम बोले ये सीक्वेंस क्या है, नेक्स्ट पेज में मैं आप लोगों को फ्रेशली यहाँ पे समझाती हूँ। ठीक है, यदि हम पॉइंट वाइज की बात करेंगे, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात करेंगे, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात करेंगे, then for every epsilon greater than 0 there exists x belongs to x and an integer m जो कि डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड ऑन एप्सिलॉन एंड x ग्रेटर देन 0 such that dfnx fx dfnx fx क्या है ये, इसके लिए हमने क्या पढ़ा, ये एप्सिलॉन से छोटा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ठीक है, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में देखा। यहीं पे यदि हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करें, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करें तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में आएगा फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट for every epsilon greater than 0 there exists x belongs to x and an integer what, and an integer m equals to m epsilon greater than 0 such that क्या है, such that dfnx ये नहीं बदलने वाला, dfnx fx is less than epsilon फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। कंडीशन वही रहने वाली है, कंडीशन नहीं बदलेगी, क्या बस बदला है, m की वैल्यू बदली है, वहां पे वो x पे डिपेंड कर रहा था और एप्सिलॉन पे डिपेंड किया है, यहाँ पे ये केवल और केवल एप्सिलॉन पे डिपेंड करने वाला है। क्लियर है, दोनों का डिफरेंस समझ में आया है आप लोगों को कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होता है और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होता है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स के लिए कोई पॉइंट है हमारे पास में, इसके लिए भी एफ एन एक्स के लिए कोई पॉइंट है हमारे पास में एफ एक्स। ठीक है, बातें क्लियर है क्या यहाँ पे। ठीक, आप लोगों को डिफरेंस को समझते हुए चलना है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे क्या बताया गया है हमारा, इसमें नोट पॉइंट दिया गया है, तो डिफरेंस दिया गया है, देख लो वो डिफरेंस क्या है। द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एंड द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इज दिस, इफ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू एफ, यहाँ पे इसके बगल में आप एक्स लिख सकते हो, नहीं लिखा है यानी कि अंडरस्टूड है वो एक्स है, नहीं लिखा है इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो एक्स है वहां पे। इफ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fnx converges pointwise to fx, then for a given epsilon greater than 0 each point of x determines an integer capital M such that fnxi minus fxi is less than epsilon for all n greater than equals to mi, और mi डिपेंड किया है एप्सिलॉन और xi। आप बोलोगे कि ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, हमें तो नहीं समझ में आया। यहाँ पे ये कहीं से अलग से नहीं आया है, यहाँ पे केवल ये बताया गया है कि जो मैंने इस पेज में लिखा ना, जो मैंने ये लिखा कि यदि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है तो वैल्यू किस पे डिपेंड की है, m की, एप्सिलॉन और x पे, और यूनिफॉर्म है तो एप्सिलॉन पे डिपेंड की है। यहाँ पे क्या, स्मॉल m की जगह कैपिटल M ले लिए, I ले लिए, 1 to n है, एकदम में समझा दिया गया है आपको, यानी कि इतना समझ लो कि ये डिफरेंस है इतना, बस वही चीज को दोबारा लिख दी गई है यहाँ पे। ठीक है, फिर कंसिडरेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्स गिव राइज टू अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स m1 m2 m3 m4।
ये आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि बाउंडेडनेस का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे निकल करके आता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यानी कि समझो, क्या समझो, जैसे कि मैंने लिया f1x, तो इसके लिए मेरे पास में पॉइंट एग्जिस्ट किया है, ठीक है, f1 आ गया मेरे पास में। फिर उसके बाद में f2x, यहाँ पे एक पॉइंट निकल करके आ गया f2, ऐसे करके मेरे पास में अलग अलग वैल्यू आ गई। यानी कि इसके लिए मेरे को एक, यानी कि 2 के लिए मेरे को 4 मिल गया, 4 के लिए 16 मिल गया, 5 के लिए 25 मिल गया, ऐसा 5 के लिए 25, ऐसे समझो, ठीक है। तो यानी कि ये मिल रहा है, यानी कि ये जो f1 f2 f3 f4 f4 जो नंबर मिल रहे हैं वो पूरा मेरे पास में रिजल्ट निकल करके आ गया। बस क्या लिखा है, कंसिडरेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ x, यानी कि हम यदि सभी x के पॉइंट को कंसिडर करेंगे तो सभी के लिए, जैसे कि यहाँ के सभी पॉइंट को मैंने कंसिडर किया, तो यहाँ इनके सभी पॉइंट के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ टर्म निकल करके आया है। वो टर्म मैंने माना कि m1 है, m2 है, m3 है। यदि मैं x के सभी पॉइंट को कंसिडर किया हूं तो उसके लिए मेरे पास में कोई m1 m2 m3 एग्जिस्ट किया है, और इसको मुझे यदि एक साथ लिखना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको मैं क्या mi के फॉर्म में लिख सकती हूँ, सीक्वेंस के फॉर्म में। यानी कि ये क्या हो गया, इफ द सीक्वेंस mi becomes bounded above with a supremum m से, यानी कि मान करके चल रहे हैं, then fnx minus fx is less than epsilon for all n greater than equals to m, where m equals to supremum of m1 m2 m3 m4 holds for all point of x when n greater than equals to m, and so the given sequence fn converges uniformly on x. If no such m exists, the sequence fn is not uniformly convergent, is not uniformly convergent. explain करूंगी दोबारा, लेकिन रुक जाओ। Uniform convergence implies point-wise convergence, but point-wise convergence does not imply uniform convergence. यानी कि एक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो सकता है, लेकिन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं हो सकता है, ये बोला गया है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस implies point wise convergence, but point wise convergence does not imply यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। जैसे कि मैंने क्या बोला था, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में ये वैल्यू डिपेंड की थी किस पे, c इक्वल्स टू ए प्लस बी मैंने लिया था क्या? जी हाँ। यहाँ पे बोला कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज बन सकता है, यहाँ पे मैंने क्या लिया था, c इक्वल्स टू ए। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज बन सकता है, बट c इक्वल्स टू ए बी क्या नहीं बन सकता, c इक्वल्स टू, क्यों? क्योंकि ये 2 पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, 2 पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पे वो सिंगल में ही एग्जिस्ट। ये मैंने केवल एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाया है, ये आपको याद रखना है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इंप्लाइज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, बट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस डज नॉट इम्प्लाई यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक, अब यहाँ पे हम आकर के अटके थे, कहाँ अटके थे, ये वाला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट पेज लूंगी तो यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बोला यहाँ के इफ वी कंसिडर फॉर ऑल पॉइंट ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट, यानी कि x के सभी पॉइंट के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ टर्म है। इसको मैं लिखना चाहूँ m1 m2 m3 सबको जोड़ के लिखना चाहूँ तो सीक्वेंस के फॉर्म में mi लिख दूं, या वेयर i इक्वल्स टू 1 2 3 4 ऐसा, ठीक है। यानी कि अब इसको मैं लिखना चाहूंगी, ये xd में है, कन्वर्जेंस है xd यानी कि मैट्रिक्स स्पेस में, तो fnx माइनस ऑफ fx इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m बोल रही हूं मैं। क्यों बोली m? इसको mi वेयर i इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है। ये m क्या है, mi, ये सीक्वेंस को मैं बोल रही हूं कि ये बाउंडेड है विथ अबव सुप्रीमम। सुप्रीमम का क्या मतलब होता है समझो पहले, विथ अबव सुप्रीमम m,
यानी कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है। इसकी वैल्यू इसके बराबर कैसे हो गई? यानी कि मैं बोल रही हूँ m1 m2 m3, ठीक है, या इसमें जो है वो m के बराबर है, वो m के बराबर है। जैसे कि मान करके चलो हम क्या बोल रहे हैं कि अल्फाबेट्स का कोई सेट है, अल्फाबेट्स का कोई सेट है, जैसे कि F1 F2 अप टू Fn है, ये ऐसे लिखा है, तो मैं बोलूंगी कि ये Fn है, Fnx है, या फिर मैं बोलूंगी कि ये Fn है। n तक है तो मैंने बोल दिया कि ये Fn है। तो क्या F1 2 3 4 नहीं था क्या इसमें? बिल्कुल था, इसमें 1 2 3 4 भी है इसमें। जब 1 2 3 4 है इसमें, मैंने तो लेकिन Fn बस लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं mi जो सीक्वेंस है उसको मैं m के फॉर्म में रिप्रेजेंट की हूँ, यानी कि m1 m2 m3 को मैंने m मान लिया है, केवल एक टर्म में मैंने लिख दिया। तो जब एक टर्म में मैंने लिख दिया तो रिजल्ट को मैं क्या बोल रही हूँ? मैं m1 m2 m3 नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि ये क्या है? n ग्रेटर देन m है। जैसे ही n ग्रेटर देन m है, यानी कि कोई एक वैल्यू है, तो मैं बोल रही हूँ कोई एक वैल्यू आई, जैसे ही कोई एक वैल्यू आती है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस निकल के आता है कोई x की वैल्यू। तब देखो क्या आता है? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में तो हमें बोला गया था क्या कि m जो है हमारा वो केवल एप्सिलॉन पे डिपेंड किया है। यहाँ पे कोई मैंने x की वैल्यू नहीं ली। क्यों मैंने x की वैल्यू नहीं ली? क्योंकि मैं मानी कि x की प्रत्येक वैल्यू के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ टर्म है, मैं ये टर्म को जोड़ी और मैं बोल रही हूँ ये ना m के बराबर है। अब मेरे को एक साथ अब मेरे को एक साथ इसको लिखना है, तो मैंने इसको लिख दिया। कैसे मैंने लिखा? fnx माइनस ऑफ fx is less than epsilon for all n greater than equals to m, जहाँ पे m सुप्रीमम है, सुप्रीमम यानी कि बाउंडेड है m1 m2 अप टू जो भी है, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि fn नाम का जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है? यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, किसमें? ऑन एक्स में। यानी कि मेरे को ये जो पॉइंट मिला था, ये जो पॉइंट मेरे को, ये जो टर्म मेरे को जो आंसर में मिला है ना, वो कहाँ से आया है? वो एक्स के पॉइंट के कन्वर्जेंस ही है। यानी कि प्रत्येक 2 के लिए 4 है, 4 के लिए 16 है, 5 के लिए 25 है, 6 के लिए 36 है, ऐसे ही पूरा टर्म बढ़ता गया है। तो मैं बोली कि ये जो है x के प्रत्येक पॉइंट में ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज किया है, ऑन x में कन्वर्ज कर रहा है। क्लियर है क्या ये पॉइंट यहाँ तक? यदि ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है तो बहुत अच्छा है, और कहीं पे भी कोई भी डाउट आए तो आप लोग बिल्कुल पहले तो रिपीट करके सेशन को देखेंगे, और नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं कि ये बातें क्लियर नहीं है, तो मैं बिल्कुल अपनी ओर से कोशिश करूंगी दोबारा इसको बताने की। तो फिर हम अगले सेशन में मिलेंगे, अगले क्लास में मिलते हैं। अगले सेशन तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।